तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपको 23 तारीख के सारे टॉपिक को मैं आपको कराना चालू कर दूंगा। तो आज ये टॉपिक है आपका मानवाधिकार, और आज से जो एक टॉपिक है आपका एक दिन में पूरा ख़त्म हो जाएगा और आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम, ठीक है। तो बस आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, जितनी बार हो उसी बार देखना जब तक समझ में ना आए। आपका जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और इतना मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से अगर क्वेश्चन नहीं बना तो समझ लेना कोई कर ही नहीं सकता, ये प्रॉमिस है मेरी। क्योंकि आप इस कंटेंट को देखना और किसी के भी कंटेंट को देखना, आपने बहुत सारे यूट्यूब पर देखा ही होगा, तो आपको आप मैच करके देख लेना कि कितना किसी से मैच खा रहा है आपका। एक भी क्वेश्चन किसी से मैच नहीं खाएगा, याद रखना। ये टोटल अपने हाथ से लिखे हुए मैंने कंटेंट है, ठीक है। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो हमारा कौन सा है, मानवाधिकार, ठीक है। तो आज हम मानवाधिकार खत्म करेंगे, याद रखना कि मानवाधिकार को पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। और देखो ये हम पहले क्या करेंगे, थ्योरी करेंगे, फिर इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने जो भी ग्रुप है हमारा उसमें मैंने आपको दिए होंगे प्रैक्टिस के लिए, तो वो आपने लगाए थे, कम से कम 160 क्वेश्चन थे। अब 160 क्वेश्चन में आपके कितने सही थे वो आप इस वीडियो के कमेंट में करना। और याद रखना कि जो भी मैं आपको टॉपिक करा रहा हूँ, जो भी टॉपिक, तो उसके बाद आपका कौन सा टॉपिक मुझे लेके आना है, कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है, उस पर मुझे वीडियो बनाना। और हर टॉपिक की आएगी, मैथ की भी आएगी, आपका चाहे कोई भी हो, ठीक है। जीएस की तो आएगी, उसके साथ मैथ की भी आएगी। और मैथ में आप बताना कि हम किस टॉपिक पे वीडियो बनाए पहले, ठीक है। तो अपने शुरुआत आज हम मानवाधिकार से करते हैं, फिर आप अपन कमेंट में सुझाव देना कि सर इसके बाद कौन सा टॉपिक लें हम, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। तो देखो ये है टॉपिक हमारा, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम, यानी इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है। यानी कि शॉर्ट में बोल देते से NHRC, ठीक है। यह एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है, यानी वैधानिक यानी कि कानून के दायरे में होती हैं ये सारी चीज़ें। ये गैर कानूनी नहीं है, यहाँ जो संविधान के अधीन हो वो कौन सी कहलाती हैं, वैधानिक होती हैं। संवैधानिक निकाय है, कैसे ये, एक सांविधिक निकाय है, ठीक है। वैधानिक भी लिख सकता है और सांविधिक निकाय भी लिख सकता है, ठीक, याद रखोगे, ठीक है। आगे देखो, इसके जनक कौन माने जाते हैं, कि अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम के जनक कौन है, तो प्रो हेल्किन है। कौन है, प्रो हेल्किन, याद रखना, प्रो हेल्किन। और जो चीज़ें स्टार में लिखी हुई हैं उन्हें तो आप परमानेंट के लिए याद रख लीजिए, ठीक है। आगे देखो, NHRC की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 28 सितंबर 1993, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर, तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। तो आपसे पूछिए कि स्थापना कब हुई थी, तो 28 सितंबर 1993 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। इसका जो आयोग था वो आयोग कब बना था, तो 12 अक्टूबर 1993 में बना था। कब बना था, 12 अक्टूबर 1993 ये आयोग बना था। और स्थापना कब हुई थी, 28 सितंबर को। आयोग बना था 12 अक्टूबर को, ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत आयोग बना था, तो अनुच्छेद अनुच्छेद 30 है। कितने, अनुच्छेद 30 के तहत, ठीक है। जैसे आपसे पूछेगा कि बताओ जो राज्य मानवाधिकार होता है उसके जो मानवाधिकार की परिभाषा होती है वो किस में होती है, तो आर्टिकल 21 के अनुसार होती है, ठीक है। आर्टिकल 21 वो आपको मैं बताऊंगा सारी चीज़ें, ठीक है। मानव की रक्षा के लिए NHRC की स्थापना की थी। अगर कोई पूछे कि बताओ जो राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम है उसकी स्थापना क्यों की गई थी, क्योंकि ये मानव की रक्षा करने के लिए की गई थी, ठीक है। क्या कि जो मानवाधिकार आपके जो भी जो अधिकार हैं उनको कोई भी आपका हनन ना कर सके, ठीक है। आपको अधिकार, जैसे मान लो किसी सड़क पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं आपको, तो आपको इसकी आप डायरेक्ट RTA लगा सकते हो किसी मानवाधिकार के तहत। क्यों, अब आप कौन से के तहत लगा सकते हो, क्योंकि अब मैं आपको धारा पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें धारा कितनी होती है, 30। तो आपको 30 धारा याद नहीं करनी है, लेकिन एक बार आपने सामने से गुजार लेना, ठीक है। आगे देखो कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, तो इसमें कितनी अध्याय हैं, तो इसमें अध्याय कितने हैं, 8 अध्याय हैं और 43 धारा है। कितनी धारा है, 43 है। लेकिन जो संरक्षण अधिनियम है उसमें कितनी धारा है, तो 43 धारा है और अध्याय कितने, 8, याद रखना है, ठीक है। मानवाधिकार पूरी मानव जाति को प्राप्त हैं। किसको, मानवाधिकार पूरी मानव जाति को प्राप्त हैं, जबकि मौलिक अधिकार सिर्फ किसको, देश के लिए लागू होते हैं। ये पूरा मानव जाति, चाहे विश्व में कोई भी हो तो उसके लिए, मानव जाति के लिए पूरे क्या हमेशा क्या होते हैं, मानवाधिकार होते हैं। लेकिन जो मौलिक अधिकार होते हैं वो सिर्फ देश के लिए लागू होते हैं। किसके लिए होते हैं, देश के लिए लागू, ठीक है। आगे देखते हैं, ये लिखा है, देखो मैंने आपको लिख दिया आगे कि जो पूरी, तो मानव अधिकार पूरी जो मानव अधिकार है वो पूरी मानव जाति को प्राप्त होते हैं, जबकि मानव अधिकार देश के नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं।
जो देश के नागरिक होते हैं, मान लो उन्हीं को क्या होते हैं, मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे देश के लिए होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्षों को, मतलब अध्यक्ष में कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी। तो अगर पूछे कि बताओ कि राष्ट्रीय मानवाधिकार में कोई भी महिला अध्यक्ष बनी है या नहीं है, तो कोई भी अध्यक्ष नहीं बनी। ठीक है, देखो अधिकार और दायित्व दोनों ही मानवाधिकार में शामिल हैं। अब आपका अधिकार है, आपका दायित्व भी है कि आपको देश की, मतलब कोई भी आपका मान लो कोई भी है, जैसे मान लो कोई मानहानि होती है, सरकारी मानहानि होती है, जैसे मान लो कभी का दंगे होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसमें आपको ये आपका दायित्व है कि आप नुकसान ना करें। आपका अधिकार है, किसी से आप पूछ सकते हो कि ये काम क्यों नहीं हुआ है, हमारे गाँव की जो नालियाँ होती हैं वो गंदी पड़ी मतलब डली रहती हैं, तो उसकी सफाई क्यों नहीं हो रही है, ये आपका अधिकार है, आप पूछ सकते हो आप। ठीक है, ये आपका अधिकार है। आगे देखते हैं कि मानवाधिकार का इतिहास। अब मानवाधिकार में इतिहास में क्या पढ़ेंगे, देखो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा तीसरी बैठक, कौन सी बैठक, तीसरी बैठक, याद रखना कौन सी बैठक है, तीसरी बैठक। अब वो कब हुई थी, 10 दिसंबर 1948 को फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई थी। और ये पेरिस में कौन सी बैठक थी, याद रखना, ये कौन सी थी, 183वीं बैठक थी, याद रखना। ठीक है, आज अब देखो दूसरा है, ये कौन सा है, सॉरी, मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, मानवाधिकार दिवस। ठीक है, मानवाधिकार दिवस को मनाते हैं, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। मानवाधिकार सार्वभौमिक घोषणा को मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। तो कोई पूछे कि बताओ मानवाधिकारों का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो सार्वभौमिक घोषणा को, सार्वभौमिक घोषणा को मानवाधिकार कहते हैं। आगे देखते हैं कि मानवाधिकार क्या, कि मानवाधिकार के जो, सॉरी 1 मिनट हो जाइए, जो मानवाधिकार है, कौन सा मानवाधिकार चेयरमैन, जो चेयरमैन है वो कौन थे, इलेनोर रूजवेल्ट। तो मानवाधिकार के जो पहले चेयरमैन थे वो कौन थे, इलेनोर रूजवेल्ट थे। मानवाधिकार की जो घोषणा होती है, मानवाधिकार, आगे देखिए ये लिखा है कि इस बैठक में 58 देशों ने भाग लिया था। जो आपकी बैठक हुई थी, मैंने आपको बताई थी, तीसरी बैठक हुई थी, तो उसमें 58 देशों ने भाग लिया। और इसमें जो वोट पड़े थे, पक्ष में वोट कितने पड़े थे, तो 48 वोट पक्ष में पड़े। ठीक है, भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया था, तो अंसा मेहता ने भाग लिया था। किसने लिया था, अंसा मेहता ने भाग लिया था। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसका आदर्श वाक्य क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आदर्श वाक्य क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। याद रखना, जो चीज़ याद, जो मैं बोल रहा हूँ उन्हें याद ही रखना। ठीक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ठीक है, आगे देखते हैं कि 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। कोई पूछे मानवाधिकार की जो स्थापना हुई थी वो किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 28 सितंबर 1993 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे, रंगनाथ मिश्र थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे सब कि अब लोग पहले तो पूछ ली इसमें, तो पहले कौन से थे, तो पहले थे आपके न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति यानी कि अरुण कुमार मिश्र 2021 में बने थे। लेकिन ये 2021 में बने थे, अगर 2024 में पूछे तो विजय भारती साहनी थे। तो विजय भारती साहनी, याद रखना 2024 में कौन बन गए हैं, तो विजय भारती साहनी। त्यागपत्र भाई साहब, त्यागपत्र किसे देता है, कौन देता है, मानवाधिकार का जो अध्यक्ष होता है वो कौन देता है, राष्ट्रपति को देता है। और वेतन कौन देता है, इसे केंद्र सरकार देती है। तो मानवाधिकार के अध्यक्ष को वेतन कौन देता है, केंद्र सरकार। राष्ट्रपति मतलब इसका त्यागपत्र लेता है। ठीक है, त्यागपत्र देता है इसे। 2025 में इसकी थीम क्या थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लग रहा है इस बार कहीं थीम ना टपक जाए आपकी, देख लेना। ठीक, क्योंकि ये थीम मुझे लग रहा है, आत्मा से कह रहा हूँ, शायद आ जाए। ठीक है, तो देखो ना 2025 में NHRC की जो थीम थी वो क्या थी, मानवाधिकार हमारी दैनिक आवश्यकता, मानवाधिकार हमारी दैनिक आवश्यकता। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। जो इसका कार्यकाल कितना होता है, पहले इसका कार्यकाल था 5 वर्ष 70 साल तक। तो मानवाधिकार के अध्यक्ष का जो कार्यकाल था वो कितना था, 5 वर्ष, और मतलब या तो 5 वर्ष था या 70 वर्ष का हो जाए तो वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर 70 वर्ष मान लो 68 साल का है और 68 साल में वो मान लो अध्यक्ष बन गया है तो 5 साल नहीं होगा फिर, तो 70 साल पर रिटायरमेंट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। अब इसमें संशोधित किया था, संशोधित भी आगे बताऊंगा 2019 में। तो उन 3 वर्ष यानी कि 3 वर्ष और 70 वर्ष, 3 वर्ष या तो 70 वर्ष, 3 वर्ष या तो 70 वर्ष जब संशोधित किया गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं संशोधन, जो मैं आपको बोल रहा था कि संशोधन हुआ था इसमें, तो
तो मानव अधिकार संरक्षण में संशोधन कब हुआ था, तो इसमें किसने किया था संशोधन, गृह मंत्री, और कौन थे वो, अमित शाह थे, और 8 जुलाई 2019 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 8 जुलाई 2019 को हुआ था। इसमें वर्तमान में इसमें अध्यक्ष एक होता है, सदस्य पूर्व काले कितने थे, 5 थे, और पदायन कितने थे, 7। लेकिन अब इनमें संख्या क्या हो गई है, देखो पहले 5 थे, अब कितने हो गए, 4। पहले 7 से पदन, अब कितने हो गए साहब, 4 हो गए। तो कुल कितने थे, पहले 9, वर्तमान में कितने हो गए साहब, 13। सर बढ़ कैसे गए, बता दो कैसे बढ़ गए भाई, सुनो पहले कैसे बढ़ गए। यानी पहले कितने होते थे, 4, पहले कितने होते थे, 4, तो यहाँ कितने बढ़े, 3, यहाँ कितने बढ़े, 1, तो 9 तो हो गए टोटल, और 4 3 यहाँ बढ़े, 1 यहाँ बढ़ा, तो हो गए 13। तो वर्तमान में पूछे कितने टोटल सदस्य होते हैं, तो ध्यान रखना कितने होते हैं, 13। 2018 से पहले कितने थे, 2018 में चूंकि भाई 2019 में संशोधन हुआ था, तो 2018 से पहले कितने थे, तो आपके 9 थे, कितने थे, 9। मानवाधिकार का संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार मानवाधिकार जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित अधिकार है। जो आपको मैं अभी कराऊंगा धाराएं, ठीक है, अभी कराऊंगा आगे। आगे साहब चलते हैं, मानवाधिकार की नियुक्ति के बारे में पढ़ते हैं। अब मानवाधिकार की नियुक्ति कैसे होती है साहब, और मानवाधिकार की नियुक्ति करते हैं आपके राष्ट्रपति साहब। कौन करते हैं साहब, राष्ट्रपति साहब करते हैं। राष्ट्रपति इस समिति का सदस्य नहीं होता। कोई पूछे कि बताओ कि इसमें एक समिति होती है, हाँ समिति होती है, मैंने आपको बताया था, एक होता है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, एक होता है हाई कोर्ट का न्यायाधीश, और 2 सदस्य होते हैं जिन्हें मानवाधिकार की जानकारी होती है। वो सदस्य होते हैं जिन्हें पहले से मानवाधिकार की जानकारी होती है, और 4 2 4 1 और 4 टोटल ये हो गए। वे 4 वाले कौन से थे, ये भी पता चलना चाहिए। देखो ये 4 आयोग साहब, ये 4 कौन से थे, तो महिला आयोग का एक अध्यक्ष होगा, अल्पसंख्यक का अध्यक्ष होगा, अनुसूचित जाति का यानी कि SC का भी एक अध्यक्ष होगा, और एक ST आयोग होगा, एक ST आयोग का अध्यक्ष होगा। ठीक है, ये आपका समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वो 4 तो ये हो गए, एक बीच वाला बच गया, वो आपको वो बता दिया, और 4 ये हो गए, क्योंकि राष्ट्रपति तो एक होता ही ना। ठीक है, तो ये टोटल आपके इतने हो गए। अब इसे एक समिति में सिफारिशों में 6 सदस्य होते हैं। कौन होते हैं 6 सदस्य, वैसे राष्ट्रपति एक समिति की सिफारिश करते हैं, उस सिफारिश में 6 सदस्य होते हैं, जिसमें ये राष्ट्रपति इस समिति का सदस्य नहीं होता। पहला कौन होता है, प्रधानमंत्री, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा गृह मंत्री, चौथा राज्यसभा का उपसभापति होता है। और साहब लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, और राज्यसभा में विपक्ष का नेता होता है। आप कमेंट करके बताना कि बताओ प्रेजेंट में, वर्तमान में लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है। ठीक है, याद रखना, ये कमेंट में बताना है कि लोकसभा के वर्तमान में विपक्ष नेता कौन है। ठीक है, याद रखना कि पहले कौन थे, प्रधानमंत्री, दूसरे लोकसभा अध्यक्ष, तीसरे गृह मंत्री, चौथे राज्यसभा के उपसभापति, लोकसभा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा के विपक्ष के नेता। ठीक है, आगे चलते हैं साहब। अब आ जाओ NCW यानी कि नेशनल, तो आप जानते हो कि वैसे क्या कहते हैं इसे। अब इसकी फॉर्म मुझे बता देना भाई। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी, 31 जनवरी 1992 में हुई थी। ठीक है, 31 जनवरी 1992। राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल की स्थापना कब हुई थी, 1987 में। कहाँ पर हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी। अब देखो 31 जनवरी और 1992 कि अधिनियम, इसमें अधिनियम हुआ था, और अधिनियम कौन सी के तहत हुई थी स्थापना इसकी, तो अधिनियम 1990 के तहत। तो आपने कभी कभी देखा हुआ कि बताओ राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1990 लगा देते लड़के, नहीं भाई साहब 1992 लगाना है। कब लगाना है, 1992। तो वो तहत पूछे किस अधिनियम के तहत, तो 1990 के तहत के। ठीक है, आगे देखते हैं साहब। इसके अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जयंती पटनायक थी। पहले अध्यक्ष कौन थी, किसकी, राष्ट्रीय महिला आयोग की। ठीक है, शॉर्ट में याद रखना NCW, याद रखना NCW। ठीक है, तो अध्यक्ष पूछे तो कौन थे, पहले अध्यक्ष थे जो है सब जयंती पटनायक। वर्तमान में कौन थे, तो रेखा शर्मा थी। कौन थी, रेखा शर्मा थी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब राज्य मानवाधिकार आयोग पढ़ेंगे साहब। कौन सा पढ़ेंगे, राज्य मानवाधिकार आयोग। इसी शॉर्ट में बोलते हैं साहब स्टेट, तो फुल फॉर्म तुम बताना मुझे, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब कुछ तो कहेंगे भाई सर को पता नहीं है, अभी गधे हो, चलो बता देते हैं। स्टेट है ना, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, अब तो खुश बेटा, मुझे पता है तुम्हारी सोचना। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन राज्य सरकार करती है, और वहाँ कौन करती है साहब, केंद्र सरकार करती है। ठीक है, यहाँ कौन सी धारा के तहत, 21 धारा के तहत। वहाँ कौन सी धारा था, वहाँ 30 था। वहाँ कौन सी था, 30 का, कहाँ हुई थी, NHRC सर, धारा 30 के तहत। सर यहाँ पर HHCR, भाई कौन सा, SHRC, ये सर कौन सी धारा में, धारा 21 में। ठीक है, पक्का हो गया होगा साहब। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 4 अप्रैल 1996, 4 अप्रैल 1996 में हुई थी। ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है सर जी, राज्यपाल करता है। नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल।
त्यागपत्र किसे देता सर जी? राष्ट्रपति। सर त्यागपत्र वहाँ भी दे रहा था, हाँ दे रहा था सर। सर वहाँ नियुक्ति कौन, मतलब उसकी जो गठन करता है वो कौन करता है? केंद्र सरकार करती है सर जी। इसकी नियुक्ति यहाँ कौन करता है सर जी? राज्यपाल करता है। सर यहाँ इसे त्यागपत्र कौन देता है? तो सर जी आपके राष्ट्रपति देते हैं। ठीक है। कार्यकाल इसका कितना होता है सर? 3 वर्ष या 70 वर्ष, कोई भी पहले हो जाए। ठीक है। अब आते हैं इसकी संरचना कैसे होती है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, कितने अध्यक्ष होते हैं, कितने सचिव होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं साहब। अब देखो संरचना, इसमें एक अध्यक्ष होता है साहब, 2 सदस्य होते हैं और 1 सचिव यानी कि कार्यपालिका का होता है साहब। किसका? कार्यपालिका। अब आप तो जानते ही हैं हाई कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश होता है इसमें, और हाई कोर्ट का वर्तमान रिटायर्ड न्यायाधीश से अनुभव कम से कम 7 वर्ष का होना चाहिए, और मानवाधिकार का विशेषज्ञ यानी कि मानवाधिकार की जानकारी रखता हो साहब। ठीक है। और सचिव का कार्यकाल यानी कि जो कार्यपालिका का जो आपका जो कार्यपालिका होती है तो उसमें उसका जो सचिव होता है वो होना चाहिए इसका एक। ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश यानी कि 7 अक्टूबर 2002 में। वेरी जितने में स्टार यहाँ पर लगा दूँ उतने ही कम है, याद रखना, जितने स्टार यहाँ लगा दूँ उतने ही कम है कि उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अक्टूबर 2002 में। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है साहब? लखनऊ में। और ध्यान रखना इसके पहले जो राज्य उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार के जो पहले थे अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस कृष्ण नारायण थे, जस्टिस वाला कृष्ण नारायण। ठीक है। मानवाधिकार की गैर सरकारी संगठन, जो मानवाधिकार का जो गैर सरकारी संगठन है उसका नाम बताइए? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961। कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। और स्थापना की थी वो किसने की थी? पीटर बेनिसन ने की थी। किसने की थी? पीटर बेनिसन ने। किसने की थी? पीटर बेनिसन ने की थी। ठीक है, याद रखोगे। चलो साहब आगे चलते हैं। अब आगे देखो ऐसे जो आपकी जो संगठन है कौन सा था? एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला। कब मिला है? 1977 में मिला है। 1977 में। देखो भाई ये एक बात याद रखना, जब पेपर आएगा ना तो इन्हीं PDF से आपको डायरेक्ट मिला दूंगा। मैं यूट्यूब पर भी डाल रहा हूँ, आप इन्हें देखते रहना। ठीक है। और अब मैं आपको ज़्यादा तरीके से नोट्स नहीं दूंगा, अब इन्हीं PDF से पढ़ना है, क्योंकि नोट्स मुझे पता है जो तुम्हें याद नहीं होगा उसे आप लिख लेना। अब मैं PDF नहीं डाला करूँगा और इसी के अकॉर्डिंग आपको सारी क्लास दे दूंगा मैं। ठीक है। आगे देखो, आगे है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। अब सब इसकी स्थापना एक कब गठित हुई थी? तो 15 मार्च 2006 में ये गठित हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 15 मार्च 2006 में ये गठित हुआ था। इसने मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया। भाई साहब किसने स्थान लिया था मानवाधिकार आयोग का? तो भाई साहब इसने लिया था। आप कमेंट करके बताओ कि मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, ये आपके लिए कमेंट है। अब इस परिषद में यानी कि किस परिषद में? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में। इस परिषद में कितने सदस्य होते हैं साहब? 47 होते हैं। कार्यकाल कितने का होता है सब? 3 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का साहब मुख्यालय कहाँ है? तो साहब मुख्यालय जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये कहाँ पर आपका? जिनेवा में। ठीक है, आगे चलते हैं साहब। मानवाधिकार के पहले चार्टर किसने लिखा था? तो साइरस लैंडर ने लिखा है, इसलिए इसे साइरस लैंडर भी कहते हैं। तो पूछे कि बताओ कि मानवाधिकार का अन्य नाम क्या है? तो भाई साहब वहाँ पर मुंह बना के मत आ जाना पेपर में, याद रखना उसे साइरस सिलेंडर कहते हैं, क्योंकि इसे लिखा किसने था? तो साइरस सिलेंडर ने। और कितनी भाषाओं में लिखा? तो ये भी याद रखना 6 भाषाओं में लिखा था इसे। ठीक है साहब। पिन कोड लागू हुआ था 1972 में। पिन कोड कब लागू हुआ था? तो 1972 में। UN मानवाधिकार उच्चायोग की स्थापना कब हुई थी? तो 17 दिसंबर 1993 में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वोल्कर जी। कहाँ के हैं जी? ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? कमेंट करके बता सकते हो? चलो बता दे। तुम कहाँ कमेंट बताओगे भाई? मुझे पता है, 2 पूछे तो 2 ही के कमेंट बता देना। ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया की वियना है। क्या है? वियना। ठीक है, लिख लेना कहीं भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है जी भी राजधानी। अब साहब आ जाते हैं अनुच्छेद। मैंने आपको बताया था इसमें अनुच्छेद कितने होते हैं? 30 अनुच्छेद। देख लेते हैं साहब कहाँ है आपकी 30 अनुच्छेद। और धारा कितनी थी? धारा बताओ जल्दी, धारा बताओ, कानपट्टी फोड़ दूंगा आप सब लोगों की। जल्दी बताओ धारा कितनी है? धारा मैंने आपको बताई थी 43। और सब अध्याय कितने थे? अध्याय थे आपके 8। याद है ना? वेरी गुड, ऐसे ही पढ़ते रहो मौज मस्ती से। ठीक है, आ जाइए साहब अनुच्छेद 1। अब मैंने कहा अनुच्छेद इसमें कितने? 30 अनुच्छेद है। धारा कितनी है? 43। अध्याय सर कितने हैं? सर अध्याय 8। ठीक है, पहला, सभी मनुष्य स्वतंत्र समान पैदा हुए, उनके समान व्यवहार किया जाना चाहिए। भाई किसी से समान व्यवहार। आजकल कहते हैं ना कि तू खाट पर मत बैठ, तू भाई ये पो है, ये फलाना, ये उच्च कास्ट का, ये नीच कास्ट का। भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप फल लिख रहे हो, कोई नीच कोई ऊंच कोई नहीं है। ठीक है, आप एक समान है और हम सबको एक व्यवहार करना चाहिए सबसे। ठीक है, आगे चलते साहब।
अनुच्छेद 2 के तहत भेदभाव से मुक्ति। भाई साहब भेदभाव से मुक्ति है, भेदभाव से मुक्ति कर दो, तो कर दो, अनुच्छेद 2 के तहत कर दो। 3 में क्या है, जीवन जीने का अधिकार है भाई 3, तो 3 में क्या है, जीवन का अधिकार। गुलामी से मुक्ति, भाई चारों दिशाओं से मुक्ति कर दो मुझे, हो गया 4 याद, चारों दिशाओं से मुक्ति। यातना से मुक्ति, यातना से। अब कोई तुम में से कोई लड़का बताओ मुझे यातना क्या होता है, यातना क्या होता है, यातना, ठीक है। आगे देखो 6 में क्या है, कानून के समक्ष मान्यता, तो आपको मान्यता भी होनी चाहिए, कानून के समक्ष होनी चाहिए आपको, ठीक है। और विधि के समक्ष समता, यानी कि आप सभी कानून के समान कैसे हो गए, समान हो गए, ठीक है। न्याय तक पहुँच, अनुच्छेद 8 में क्या है, न्याय तक पहुँच। 9 में क्या है, मनमानी रियासत से संरक्षण, ठीक है, मनमानी रियासत से संरक्षण। साहब आगे देखते हैं, आगे क्या आपका निष्पक्ष सुनवाई, धारा 10 अनुच्छेद 10 में क्या है, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। फिर आपका 11 में क्या है, दोषित साबित होने तक निर्दोष मानना, यानी कोई व्यक्ति अगर दोषी साबित नहीं हुआ है तो उसे निर्दोषी मानोगे आप, ठीक है। ये क्या है, अनुच्छेद 12, इसमें क्या है, निजता का अधिकार है भाई साहब, क्या है, निजता का अधिकार है, यानी किसी से आप अपनी प्राइवेट चीज़ों को नहीं पूछ सकते कि हाँ साहब आप किससे मोहब्बत करते हो, साहब क्या करते हो, ये आप पूछ नहीं सकते, ठीक है, आपको अधिकार नहीं है। अगर आप किसी से पूछ रहे हो भाई साहब, अगर उसने अनुच्छेद 212 के तहत अगर आपको कानूनी कार्रवाई कर दी तो ध्यान रखना बेटा, लंबे जागो लंबे, ठीक है। तो किसी को आपका अधिकार नहीं है, किसी से आप मतलब प्राइवेट चीज़ें आप किसी से पूछ सकते हो, ठीक है। आपको निजता है, आप मतलब पर्सनल जो बात होते हैं आप उन्हें छिपा कर रख सकते हो। जैसे मान लो पहले के जो व्यक्ति थे अपनी डायरी बनाते थे पर्सनल, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसकी डायरी को पढ़ नहीं सकता था, ठीक है, एक कानून के दायरे में। आ जाओ साहब 14 में क्या है, 14 में कह रहा है कि भाई साहब सड़क का अधिकार है, क्या है, सड़क अधिकार। और ये उत्पीड़न, यानी कि कहते हैं सड़क अधिकार बनाया तो उत्पीड़न से है, कभी कभी ये उत्पीड़न लिख देता है, यानी किसी भी सड़क यानी उत्पीड़न से संबंधित है, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था ये। 15 में क्या है, राष्ट्रीयता, यानी घूमने का अधिकार, भाषा राष्ट्रीयता का अधिकार है, यानी किसी भी राष्ट्र में तुम कहीं भी आप कहीं भी घूमने का अधिकार, तो 15 में, ठीक है। और 16 में क्या है, सब विवाह एवं परिवार बसाने का अधिकार, साहब अपने इच्छा अनुसार विवाह कर सकते हो, किसी की दाव दोष में ब्याह नहीं कर सकते साहब, अपनी इच्छाओं ब्याह करो साहब, ठीक है, पहले जॉब लगा के। बेटा नहीं इतनी लाठियाँ पी ली जाएंगी ना तुम में तो शर्म, मतलब ये समझ लो कि तुम्हारा करियर खराब है, ये मान लेना, ठीक। तो इसलिए पहले जॉब, उसके बाद ये कहानी, ठीक है, अपनी मर्जी से करो साहब, कुछ भी करो, ठीक है। 17 में क्या है, संपत्ति का अधिकार है साहब, यानी तुम्हारी कोई संपत्ति तुमसे छीनेगा नहीं साहब, तुम पे 2 बीघा खेत है वैसा तो 2 बीघा ही रहेगा, कोई छीनेगा नहीं। और जिसकी पहले कहते थे ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब ये खाने नहीं रही, ठीक है साहब। आ जाओ धर्म या विश्वास की सुनता, यानी किसी भी धर्म में तुम अपनी विश्वासता मान सकते हो, या किसी की आपको भी सुनता है, आप चाहे किसी धर्म में मान सकते हो, घूम सकते हो साहब, ठीक है। 19 में क्या है, अव्यक्ति सुनता है, आप किसी भाई कोई व्यक्ति सबको बोलने का अधिकार है, ठीक है साहब। शांतिपूर्वक सभा, भाई साहब आप जो भी आंदोलन करते हो, 20 में क्या है, जो भी आप आंदोलन करते हो आप शांतिपूर्वक कीजिए, कोई आपका भेदभाव नहीं होगा। लेकिन इस सरकार में तो आपने पता ही है साहब, आप खुल के बोल नहीं सकते साहब, ये तो पता ही है, सोशल मीडिया है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आगे साहब देखते हो, 1 मिनट रुक जाइए साहब, आगे देखते हैं अनुच्छेद 21, कौन सा है, अनुच्छेद 21 में क्या है, सार्वजनिक मामले में भाग लेने का अधिकार है, यानी कि सार्वजनिक जानते हो साहब, आप वोट कर सकते हो। हाँ, वोट डालने की मतलब कितनी उम्र होती है वैसा कमेंट में बताना, कितनी उम्र होती है। काम का अधिकार, वैसा काम कर सकते हो आप, किसी को काम करने का अधिकार है। आराम का अधिकार, छुट्टियां का अधिकार है भाई साहब, अगर किसी को मान लो आप अब ये बताओ छुट्टियां का अधिकार कैसे, मतलब 2 महीना आपने ड्यूटी की, आप घर में 1-2 दिन के लिए घर जा रहे हो तो छुट्टी देने का अधिकार है, आप छुट्टी देने से किसी मना नहीं कर सकते, ठीक है साहब। आप देखो शिक्षा का अधिकार है, आप शिक्षा भी मतलब किसी भी मतलब सेक्टर, मान लो आजकल सरकार ये कानून लगा दे कि मतलब आपने कांस्टेबल नौकरी ले ली तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, इसी को करोगे आप, तो ध्यान रखना ये हमारा किसका है, शिक्षा का अधिकार हमसे छीना जा रहा है, हम आगे बढ़ने का हमारा अधिकार छीना जा रहा है। हर व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है, हर व्यक्ति अपनी लाइफ में ऊंचा उठना चाह रहा है तो वो उठ सकता है ना, शिक्षा का अधिकार उसे है, ठीक है। आगे देखो मानवाधिकार हस्तांतरणीय है। अब हस्तांतरणीय क्या है, अब देखो मानवाधिकार होते हैं वो किसी के हाथ से, मतलब किसी के हाथ में नहीं है, ना तुम्हारे हाथ में ना मेरे हाथ में है, ये सिर्फ मानवाधिकार हमारे हाथ में होते हैं। हम मानवाधिकार को कैसे मतलब चला पाते हैं, या कैसे हम किसी को भी मानवाधिकार के तहत हम किसी भी पोर्टल की हम शिकायत कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। वो हस्तांतरण नहीं है, वो अभी ये नहीं कि हम यहाँ से जाएंगे तो वही कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये धारा हमारी कौन सी कहती है, सॉरी अनुच्छेद कौन सा कहता है, तो 30 हमारा अनुच्छेद कहता है, ठीक है। आगे सब चलते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य है। अब ये महत्वपूर्ण आपको तथ्य तो याद रखने पड़ेंगे, अब ये याद क्या रखने पड़ेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं। लोगों के सभी समूहों के मतदान, लोगों के सभी के लिए मतदान अधिकार देने का पहला देश कौन सा था, तो ये न्यूजीलैंड था। और कब था ये, 1983 में, ठीक है। राष्ट्र मतलब मानवाधिकार का पहला मुख्यालय कहाँ पे, तो 1993 में स्थापना होती है, 1987 में। NHRC में आरंभ से अब तक 23.8 लाख से अधिक मानवाधिकार
शिकायत दर्ज कर चुके हैं। बताइए साहब, क्या आपने शिकायत दर्ज की है? नहीं साहब, हमने नहीं की साहब। क्यों नहीं करोगे साहब? करो करो भाई साहब, शिकायत करना, ठीक है, लेकिन भी मतलब कि नहीं, ठीक है साहब। मेरी गर्लफ्रेंड को भगा के ले गया, ये शिकायत नहीं होनी चाहिए। नहीं बेटा, लाठियाँ तेरी पड़ेगी तो, ठीक है। आजा देखो, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीकाकरण किस देश से शुरू किया गया था? तो इंग्लैंड से किया गया था साहब। किससे? इंग्लैंड से शुरू किया गया था। वर्तमान में मानवाधिकार को कितनी 555 भाषाएं, भाषा प्लस 555 प्लस भाषाएं में अनुवाद किया जा चुका है। याद रखना कि मानवाधिकार जो है ना, उसे कितनी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो 500 प्लस, 550 मतलब 55 प्लस, याद रखना, ठीक है। ये पूछा गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 में, जो आपका री एग्जाम हुआ ना, तो वैसा वही डायरेक्ट डिक्टो क्वेश्चन आया था, याद रखना। मानव अधिकार न्यायालय का गठन, यानी कि जो अब मैंने कहा था मतलब तो धारा कौन सी थी? मानव अधिकारों के संरक्षण अधिनियम की तहत, ठीक है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा कौन सी? धारा 37 के तहत जांच एजेंसी का गठन होता है। तो जांच एजेंसी का गठन किस धारा के तहत होता है? तो याद रखना भाई साहब, किसकी धारा के तहत होता है? तो धारा 37 के तहत होता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में 2 शामिल हैं। 1 मिनट रुक जाए भाई साहब, 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट, सॉरी मेरा थोड़ा हाथ लग गया था इसलिए। अब आगे चलते, देखो यहाँ जाओ। अब ये पूछ लेगा आपसे कि बताइए कि धारा राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में कौन कौन शामिल हैं। तो बताओ, आपसे पूछ लेगा कि कौन कौन शामिल है, ठीक है। तो कौन कौन शामिल है ये पूछ लेगा। तो राज्य मानवाधिकार आयोग शामिल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग शामिल है, और मानवाधिकार न्यायालय शामिल है। ये यूपी पुलिस एसआई में भी था, यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी था। तो कौन कौन शामिल होते हैं? तो राज्य मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालय, ठीक है। मानवाधिकार पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तेहरान में हुआ था, और 13 मई 1968 में। और वो 1993 में कहाँ हुआ था? तो वियना में हुआ था। 1993 में कहाँ हुआ था? वियना, यानी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में, मैंने आपको बताया था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार का संधि पत्र कब? 2006 में था। याद रखना कि संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधि दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकार पर संधि पत्र है, ठीक है, यानी दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संधि पत्र है। और ये कब? दिव्यांग 2006 में था, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे आपका मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग की सजा देने का अधिकार नहीं है, यानी किसी भी कोई आयोग है उसे कोई सजा देने का अधिकार नहीं है, इसमें सजा नहीं मिलती, ठीक है साहब। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 2 बार संशोधन हुआ था, 2 बार कितना संशोधन हुआ था? अंतिम कब हुआ था भाई साहब? तो 2019 में हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 2019 के संशोधन के तहत कितने सदस्यों का जोड़ा गया था? तो कितने सदस्य जुड़ गए थे इसमें? 3, जो आपको पीछे लिखा दिए। मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? तो उन्होंने बाल विवाह के ऊपर लड़ाइयाँ लड़ी थी, ठीक है। आ जाओ सब आगे। आगे है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR, इसकी स्थापना हुई थी 2007 में, स्थापना हुई थी बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत, ठीक है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? सुश्रुति तृतीय गुहा, ठीक है। इसमें सदस्य कितने होते हैं? 7, एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं। मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, ठीक है। तो किसके तहत? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के तहत। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मैंने आपको पीछे बता दी, कमेंट में बता देना। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को कार्यान्वयन मशीनरी के बिना एक गैर बाध्यकारी साधन माना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि सभी मानवाधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य और अनुसूचित पर परस्पर संबंधित हैं। 1993 में मानवाधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने इसी पर जोर दिया था, UPSI 2021, ठीक है, याद रखना। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय एक कार्मिक मंत्रालय में भारत सरकार की समन्वय एजेंसी है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियाँ, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायिक मतलब विनिश्चय, ठीक है, विनिश्चय, ठीक है। आगे देखते हैं साहब। आगे तुम्हारा कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा अपनी 25वीं जो वर्षगांठ बनाई थी वो कब मनाई थी? 2023 में, 10 दिसंबर 2023 में मनाई थी, ठीक है। अब आ जाओ। CRC अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों को केंद्रित करती है। तो ऐसी कौन संधि है? तो वो है CRC, इसकी फुल फॉर्म लिख देना, ठीक है। NHRC का पूर्ण किया तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो मैंने आपको बता दिया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के
मुख्य कार्यकारी अधिकारी को महासचिव यानी महानिदेशक कहा जाता है। तो इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, महासचिव या महानिदेशक कहा जाता है। मानवाधिकार को 3 पीढ़ियों में बांटा गया है जो फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से क्या है, प्रेरित है। तो वो पहली कौन सी पीढ़ी है, तो सुनो देख लेते हैं साहब। पहली पीढ़ी है आपकी नागरिक और राजनीतिक अधिकार, दूसरी आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक, तीसरी पीढ़ी है सामूहिक एकजुटता का अधिकार। अब ये पीढ़ी पूछ लेगा, बताओ दूसरी पीढ़ी में क्या है, तीसरी पीढ़ी में क्या है और चतुर्थ पीढ़ी में क्या है। चतुर्थ पीढ़ी है नहीं है, पहली दूसरी और तीसरी में पूछ लेगा, ठीक है। और याद रखना, देखो मैं फिर भी कह रहा हूँ, जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है सच बता रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लेना, मैं सच बता रहा हूँ। मैं हमेशा ध्यान रखना, भारत की जो साइट होती हैं, जो आयोग की साइट होती है, वहाँ से डायरेक्ट कंटेंट निकालता हूँ, क्योंकि वहाँ से पेपर बनता है। इतनी मेहनत कौन करता है वो मुझे पता है भाई। इतना अगर टीचर से जो आपका पता है ऑनलाइन पढ़ाते हैं, अगर इतनी मेहनत कर लिया करें, मैं सच बता रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ से जाए बाहर, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, इतनी मेहनत करो कि कोई भी क्वेश्चन हो। मैं इतना बच्चों देखो, अब ये मत कहना भैया कि मतलब आप इतना पढ़ा दोगे तो वो आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये अपनी नेगेटिव सोच को निकालो। हमें पढ़ना है, हम पढ़ने वाले होते हैं बच्चे। हम क्या है, हमें एक जॉब लेनी होती है और हमें पढ़ना है, जो चीज़ हमें दी जा रही है। तो आप एक छोटी छोटी सी निगाह मान लीजिए, पहली पीढ़ी से मान लो क्या है, नागरिक है, दूसरे से क्या है साहब, आर्थिक है, तीसरे से क्या है, सामूहिक है। तो बस मान लो 3 लोगों का बनता है समूह, 2 लोग होंगे तो बस उनकी आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी। और पहला जो एक आदमी होगा उसे तो कहते हैं ये तो नागरिक आदमी है, ये तो कैसा है, नागरिक, अकेला भैया नागरिक है तो, ठीक है। इनका विभाजन चेक न्यायविद कारेल वासक ने 1979 में किए था। अब बताओ, तो इसका विभाजन किसने किया था, यानी कि मानवाधिकार को 3 जो भागों में बांटा गया था, 3 भागों में किसने बांटा था, 3 पीढ़ियों में किसने बांटा था, तो चेक न्यायविद कारेल वासक ने बांटा था। अब बताइए, और ये पूछा गया था, देखो 2 स्टार लगे तो पूछा गया ये क्वेश्चन, इसलिए कह रहा हूँ कुछ छोड़ना मत है। और जो मैंने आपको लिखा दिया है इसमें जो देखो, अब ये भी लिखा देता हूँ कि एलेनोर रूजवेल्ट जी पहले अध्यक्ष थे, मैंने आपको दिखाया था। जॉन हम्पी ये भी थे यूएनए के पहले नहीं दे सकते। और रेने कैसिन ये फ्रांस के पहले मतलब प्रतिनिधि थे। चार्ल्स मैकअप थे, ये कौन थे, तो ये आपके थे लेबनान के प्रतिनिधि। और पेंग चुंग ये चीन के मतलब उपाध्यक्ष थे। ये सभी एनएचआर से संबंधित थे। तो मैंने आपको जो 5 लोग बताए हैं कौन थे, देखो 5 द्वारा लिख दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 को याद रख लो प्लीज़। मैं फिर भी कह रहा हूँ, ये डायरेक्ट देखो यूपीएस कांस्टेबल 2025 में आपका ये डायरेक्ट पूछा गया था कि बताओ पेंग चुंग चांग ये बताओ किस वो एनएचआरसी से संबंधित थे, लेकिन ये किस क्षेत्र से संबंधित थे और या किस देश से संबंधित थे, तो ये पूछ लेगा चीन के जो उपाध्यक्ष थे, वे चीन से संबंधित थे। दूसरा पूछ लेगा कि रेने केसिन किससे थे, तो फ्रांस के प्रतिनिधि थे। चार्ल्स मलिक पूछ लेगा तो लेबनान के प्रतिनिधि थे। ऐसे पूछ लेगा आपको, ठीक है। तो देखो मैंने ये पूरा आपको टॉपिक खत्म करा दिया। और इतना मैं कहूँगा कि इससे अगर नहीं क्वेश्चन आया तो किसी से नहीं आएगा, प्रॉमिस, सच बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और मैं आप सभी से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि डायरेक्ट देख लेना, इस कंटेंट से आपको डायरेक्ट ना क्वेश्चन मिल जाए तो बस भाई कुछ भी कह देना। अब जुड़े हुए यहाँ पर कुछ भी कह देना, जो लिखना है वो अपने मन में से लिख देना। लेकिन मैं जो आपसे कहा है कि झूठा दावा नहीं दे रहा भाई साहब, जो होगा डायरेक्ट होगा, बस याद रखना। और जो मैंने आपको कहा है कि, और हाँ एक बार याद रखना है कि जो अगर आप जैसे मान लो वीडियो को पूरा देख लेते हो लेकिन उसके नीचे कमेंट नहीं करते हो, तो मुझे लगता है कि शायद बच्चों के साथ मैं गलत मेहनत कर रहा हूँ। बच्चे शायद देख ही नहीं रहे पूरी वीडियो को, आप आधा अधूरा छोड़कर चले जाते हो, उससे कोई फायदा नहीं। पूरा देखो, एक नहीं 2 बार देखो, 3 बार देखो, पर देखा तो सही, पूरा वीडियो देखो भाई, ठीक है। और कमेंट भी करना है, वीडियो को तुम जो जहाँ शेयर करना है वहाँ शेयर कर दो, बस ये मेरा तो आपसे एक, आप इतना तो कर सकते हो भाई। आपके साथ अपना भाई कितना कर रहा है ये सोचा कभी आपने? आपके साथ मैं बता रहा हूँ, घर वाला आपका साथ भाई होगा वो भी नहीं इतना कर रहा होगा। मैं जितना आपके साथ इतना हित में सोच रहा हूँ, क्या कोई लगाव है आपसे? क्या कोई 2 पैसे का लालच है? आपको किसी के पास जाना, मैं सच बता रहा हूँ, आपको एक पेज सफ़ेद वाला पेज भी 2 पैसे वाला पेज वो आपको फ्री में नहीं दे सकते। किसी के पास चला जाना आप, लेकिन आपके साथ में कितना कंटेंट फ्री में दे रहा हूँ, आपको थोड़ा सा वो तो आना चाहिए। फिर भी चलो कोई बात नहीं है, जो तो होते रहते हैं, ठीक है। बस ध्यान रखना जो मैंने आपको कंटेंट दिया है, और कमेंट में बता देना कि भैया कितने हमारे मतलब सही टॉपिक था या मतलब गलत थे, ठीक है।